अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली हैदर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल अली हैदर वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे हमारी तमाम वीडियो अपडेट्स। तो चलिए सुनते हैं अनजाने में की हुई गलती की खौफनाक सच्ची दास्तान। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में रोनुमा होने वाले वाक़यात बेहद अजीब होते हैं, इंसानी अक्ल समझ से कोसों दूर। अनाबिया अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। वो बहुत प्यारी और फर्माबरदार बच्ची थी। उसकी वालिदा नाजिया घर में ही होती, जबकि उसके वालिद अमजद साहब कारोबार के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर होते थे। उस दौरान अनाबिया के मामू, जो कि गैर शादीशुदा थे, ताहिर, उनके घर आते जाते थे, जिससे घर में रौनक हो जाती थी और नाजिया को भी सहारा मिल जाता। एक दफ़ा का जिक्र है कि अमजद इसी तरह शहर से बाहर गए हुए थे, तो रात का खाना खाने के बाद सब ने बाहर से कॉफ़ी पीने का प्लान बनाया। अनाबिया और नाजिया स्वेटर्स और शाल वगैरह पहनकर गाड़ी में आकर बैठ गई। बेटी अनाबिया, बाहर तो अच्छी खासी ठंड है और रात के इस वक्त तुम्हें कॉफ़ी पीनी है। अम्मी प्लीज़ देखिए मौसम कितना अच्छा है और ठंडी में गरम गरम कॉफ़ी पीने का मज़ा तो कुछ और ही है ना। अच्छा बाबा, चलो भाई, चलो ताहिर चलते हैं। ताहिर ने गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़े। दरअसल दोपहर से मुसलसल मूसलाधार बारिश बरस रही थी। खूब बादल गरज कर इस वक्त खामोश हो गए थे, इसलिए रात के इस पहर पानी के बाइस ठंड पड़ रही थी। दोनों माँ बेटी पीछे शाल में दुबक रही थी। उनके घर के कुछ दूर फासले पर घने पेड़ों की बहुत बहुतात थी। दरख्तों का ये वाला हिस्सा बहुत वीरान और पुरअसरार था और ये लोग भी इस मैदानी हिस्से से कुछ नावाकिफ थे। गाड़ी चलते चलते अचानक ऐन उसी दरख्तों के झुरमुट के सामने आकर रुक गई। लो, अब क्या हो गया इसको? ताहिर ने बाहर झांका। आपा, किस कदर सुनसान जंगल है यहाँ, तो किसी जीरो का बसेरा भी नहीं है, ताहिर बुड़बुड़ाया। फिर ताहिर गाड़ी से बाहर आया और अपनी बहन और भांजी से कुछ कहता कि अचानक कुछ दूर अंधेरे में इनको दो सुनहरी आंखें चमकती हुई नजर आई। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। आखिर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में इनको ठीक से नजर आया। वो एक बेहद बड़ी जिसामत का कुत्ता था और वो इन तीनों को मुसलसल घूर रहा था। आम हालात होते तो कभी न डरते, लेकिन बारिश की सर्द अंधेरी रात और किसी जीरो का बसेरा ना होना इनको घबराहट का शिकार कर गया। वो कुत्ता आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करीब आते हुए गुर्राने लगा। ताहिर ने ज़मीन पर झुकने के बाद इधर उधर देखकर एक बड़ा पत्थर उठा लिया और कुत्ते को डराने की कोशिश करने लगा, जबकि कुत्ता बदस्तूर आगे बढ़ता ही चला जा रहा था। ताहिर ने अपने हाथ में मौजूद पत्थर कुत्ते को मार दी, जो कि सीधा उसके सर पर जाके लगा और कुत्ता वहीं गिर गया और तड़पने लगा। पीछे से नाजिया की आवाज़ आई, जो कि काहर से अभी अभी उतरकर वहीं खड़ी थी और वो ताहिर को इस कुत्ते को मारते हुए भी देख चुकी थी। उन्होंने अपने छोटे भाई ताहिर को खूब डांटा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। ताहिर कहने लगा, नहीं आपा, मैंने जानबूझकर तो नहीं मारा। मुझे लग रहा था जैसे वो कोई कुत्ता नहीं है बल्कि कुछ और ही है, और आप दोनों भी तो मेरे साथ है, इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर इन दोनों ने पीछे मुड़कर देखना चाहा कि कहीं कुत्ता मर न गया हो, लेकिन उनके साथ अजीब वाक़या हुआ। जहाँ कुत्ता गिरा था उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो उस तरफ कुछ भी नहीं था। वो दोनों भाई बहन इस वाक़े से डर गए। खैर, अनाबिया के आने पर वो दोनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी भी अचानक से स्टार्ट हो गई। फिर वो सब कॉफ़ी शॉप की तरफ चल पड़े। वहाँ पहुंचकर ताहिर ने गाड़ी पार्क की और सब अंदर चल पड़े। अनाबिया ने कॉफ़ी ऑर्डर की, लेकिन दूसरी तरफ दोनों भाई बहन का दिल में दिल ना था, किसी अनहोनी का अंदेशा था। फिर ताहिर को अचानक महसूस हुआ कि वो अपना मोबाइल गाड़ी में ही भूल गए हैं, तो नाजिया को बताकर वो बाहर चले गए। बाहर पहुंचकर उन्होंने अपनी गाड़ी को वहां मौजूद ना पाया। इधर उधर देखने और गार्ड से मालूम करने पर भी जब गाड़ी का कुछ पता ना चला, तो वो अपनी बहन और भांजी को आगाह करने फ़ौरन भागते हुए अंदर आए
वो दोनों कॉफ़ी पीने में मगन थी। फिर नाजिया के इस्तिफसार पर जब उन्होंने बताया तो वो दोनों भी काफ़ी परेशान हो गई। जल्दी जल्दी कॉफ़ी का बिल पे करने के बाद जब वो तीनों उजलत में बाहर निकले तो देखा कि गाड़ी जूं की तूं वहीं पर ही मौजूद थी। दूसरी तरफ नाजिया जानती थी कि ताहिर हरगिज़ उनसे झूठ नहीं बोल सकते। इस बार वो दोनों काफ़ी परेशान हो गए, लेकिन अनाबिया की वजह से हालात नॉर्मल बनाते हुए वो घर की जानिब चल पड़े। वापसी का सफ़र आरामदायक गुजरा, लेकिन घर पहुंचकर इन तीनों को बहुत हैरत हुई जब उन्होंने अमजद की गाड़ी को पोर्च में खड़े देखा। अव्वल तो अमजद की वापसी इतनी जल्दी नहीं होती थी, और दूसरा ये कि वो अपने आने से पहले फ़ोन पर इत्तला ज़रूर देते थे, लेकिन आज वो बग़ैर बताए ही आन पहुँचे थे। अनाबिया अब्बू को देखकर खुशी से अंदर की तरफ भागी, लेकिन अमजद इसको कहीं पर भी नज़र न आए तो वो इन्हें आवाज़ देने लगी। इतने में नाजिया और ताहिर भी अंदर आ गए। अनाबिया की तरह वो दोनों भी अमजद को आवाज़ देकर बुलाने लगे, लेकिन जवाब कोई नहीं। अचानक नाजिया ने किचन से हल्की हल्की सी गुर्राहट की आवाज़ सुनी। फिर उन्होंने अनाबिया और ताहिर को चुप रहने का इशारा किया और ख़ुद किचन की तरफ चल पड़ी। वहाँ पहुंचकर इनको हैरत का एक शदीद झटका लगा जब उन्होंने अमजद को डाइनिंग टेबल के ऊपर उकड़ू बैठे हुए देखा। उनकी पुश्त नाजिया की जानिब थी, तभी वो इनका चेहरा नहीं देख सके। वो बहुत डर गई क्योंकि गुर्राहट की आवाज़ अमजद निकाल रहे थे, और इतनी देर में ताहिर और अनाबिया भी वहाँ पहुँच चुके थे और ये मंजर देखकर हैरान और परेशान खड़े थे। फिर ताहिर और अनाबिया को वहाँ देखकर नाजिया को ढारस मिली और उसने अमजद को आवाज़ दी, लेकिन उनके कानों पर जूं तक न रेंगी। ऐसा लग रहा था वो कोई बहुत ज़रूरी काम कर रहे हों। इसी असना में अनाबिया और उसके पीछे ताहिर डाइनिंग टेबल की दूसरी जानिब घूम कर गए तो बेक वक्त दोनों की चीख निकल गई। फिर क्या था, नाजिया भी भागकर इधर इस तरफ आई तो वो भी हक्का बक्का रह गई। अब वो तीनों क्या देखते हैं, अमजद का हुलिया पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। उनके चेहरे पर लातादाद खराशे जिनमें से खून टपक रहा था, दांत काफ़ी बड़े और नुकीले, आंखें लाल सुर्ख ऊपर को चढ़ी हुई थी, जबकि हाथ और पाँव पर जलने कटने के अजीब से निशानात थे और वो कोई बड़ा सा गोश्त का टुकड़ा खा रहे थे। अमजद को इस तरह खाता देखकर उनके औसान खता हो गए और एक हल्की सी चीख उनके हलक से निकली। उन तीनों को अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर अमजद अचानक रुक गए और घूर कर इनको देखने लगे। उन्होंने अब खाना छोड़ दिया और टेबल पर सीधे खड़े हो गए। अमजद को खड़ा देखकर वो तीनों बेडरूम में चले गए और नाजिया ने दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह बंद कर दिया। कमरे की वाहिद खिड़की भी बंद कर दी और पर्दा डाल दिया। ताहिर पर्दे की ओट से बाहर झांकने लगे। उन्होंने नाजिया को इशारे से पास बुलाया और दोनों खौफजदा से बाहर देखने लगे। अमजद किसी खूंखार जानवर की तरह चारों हाथ पांव से चल रहे थे। उनका सांस हाँप रहा था, लेकिन फिर भी वो बहुत तेज़ी से पूरे सहन के चक्कर काट रहे थे। दूसरी तरफ अनाबिया वालिद की इस हालत पर रो रही थी। नाजिया ने बेटी को दिलासा दिया और कुरानी आयतों का विर्द करने की हिदायत दी। जल्दबाजी में उनके फ़ोन भी गाड़ी में ही रह गए थे। कुछ देर खड़े रहने के बाद अनाबिया सोने गई, जबकि नाजिया और ताहिर पूरी रात जागते रहे। गोया वो रात उन्होंने आंखों आंखों में गुजार दी। कभी कभार ताहिर गाहे बगाहे पर्दे की ओट से बाहर देख लेते। अब की बार अमजद सहन के बीचों बीच बैठे हुए थे और चौकन्नी नज़रों से इधर उधर देख रहे थे। अलबत्ता हुलिया अब भी वैसा ही था। रात का कुछ पहर गुजर गया। सुबह फजर के वक्त जब मस्जिद से आज़ान की सदा बुलंद हुई तो नाजिया और ताहिर की आँख खुल गई। जाने किस वक्त इन दोनों की आँख भी लग गई थी। अब उन्होंने पर्दे की ओट से बाहर झांका तो सहन खाली था, वहाँ कोई ज़ीरू मौजूद न थी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद उन्होंने अपने इत्मीनान के लिए दरवाज़ा अंदर से खटखटाया। कोई गैर मामूली हलचल ना पाकर उन्होंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोल दिया और बाहर सहन में आ गए। दिन की रोशनी हर तरफ फैल चुकी थी। वो दोनों अपने मोबाइल लेने के गर्ज से बाहर पोर्च में गए तो वहाँ अमजद की गाड़ी मौजूद न थी। उनको कुछ समझ न आया। घर के अंदर आकर उन्होंने अच्छी तरह से एक बार फिर घर को ताला बंद कर दिया
اور اپنے اپنے فون چیک کرنے لگے۔ دونوں کے ہی موبائل پر امجد کی درجنوں کالز آئی ہوئی تھی، جس کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ اتنے میں امجد کی پھر سے کال آنے لگی۔ پھر امجد کی کال آنے پر نازیہ نے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف امجد کی پریشانی بھری آواز تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں تھے، کب سے ان کو کال کر رہے تھے، لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ نازیہ نے اس طرف سے پوچھا کہ آپ اس وقت کہاں پر ہیں؟ دوسری طرف سے امجد نے جواب دیا کہ وہ ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ نازیہ کو ان سے بات کر کے تھوڑی تسلی ہوئی، لیکن پھر بھی شک باقی تھا۔ لہٰذا نازیہ نے شوہر سے کہا کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے روفی صاحب کو لے کر گھر آ جائیں، ان کے بغیر ہرگز نہ آئے۔ اور امجد اس مطالبے پر بہت پریشان ہوئے، کیونکہ روفی صاحب ان کے دور کے رشتہ دار تھے اور روحانی عملیات کرتے تھے۔ جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ درپیش آتا وہ روفی صاحب سے رجوع کرتے۔ خیر، دوسری طرف امجد جو اپنے شہر میں ہی تھے، وہ فوراً روفی صاحب کے گھر گئے اور ان کو پوری بات بتا کر اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ ان کو لے کر وہ گھر واپس آئے تو طاہر نے دروازہ کھولا۔ وہ واضح طور پر پریشان ہی تھے۔ امجد جب گھر واپس آئے تو نازیہ نے پورا احوال سنایا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ امجد کے استفسار کرنے پر نازیہ نے بتایا کہ انابیہ ابھی ابھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی ہے، اور دوسری طرف روفی صاحب طاہر کی طرف دیکھنے لگے، لیکن بولے کچھ بھی نہیں، اور امجد صاحب سے کہا کہ آپ اپنا ماجرا بیان کریں۔ امجد نے بتانا شروع کیا کہ رات کو ان کو نازیہ کی کال آئی تھی، جو مجھے رو رو کر گھر آنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی، لیکن اس نے کچھ نہ بتایا، بس جلدی گھر آنے پر بضد تھی۔ مجھے لگا کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے تو میں جلدی میں روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو گیٹ کھلا تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ اتنے میں مجھے انابیہ کی آواز آئی۔ اندر کمرے سے کچھ عجیب سی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر میں کمرے میں پہنچا تو نازیہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے میں کوئی سوال کرتا مجھے اچانک سے چکر آ گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، جبکہ گاڑی ہوٹل کے باہر کھڑی تھی۔ اس دوران میں نے نازیہ کو بہت سی کالز کی، لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے کئی مرتبہ کالز کی اور ایک آخری دفعہ فون کرنے پر نازیہ نے پھر فون اٹھا لیا تھا۔ اس کے بعد سے تو سب کو پتہ ہے۔ سب کچھ سننے کے بعد روفی صاحب نے طاہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم کچھ نہیں کہنا چاہو گے؟ تمہیں کچھ نہیں کہنا؟ پھر کیا تھا، طاہر گھبرا گئے اور جو ان کے ساتھ کتے والا واقعہ پیش آیا تھا وہ انہوں نے سنا دیا۔ اس کے بعد روفی صاحب منہ ہی منہ میں کچھ دعائیں پڑھنے لگے۔ جب وہ پڑھ چکے تو انہوں نے بتایا کہ طاہر نے کسی نادیدہ مخلوق کو نقصان پہنچایا ہے، اس لیے وہ آپ لوگوں کو پریشان کر رہی ہیں۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، میں کچھ کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی تسبیح پڑھنے لگے۔ اچانک انابیہ کے روم سے دروازہ پھٹ کر کے بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ سب بہت گھبرا کر فوراً انابیہ کے کمرے کی طرف بھاگے، اور اندر کا منظر دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ انابیہ پلنگ پر اوکڑو بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے سارے سر کے بال چہرے پر آئے ہوئے تھے۔ منہ سے عجیب طرح کی غرانے کی آوازیں نکال رہی تھی۔ نازیہ تو اس منظر کو دیکھ کر ڈر کے مارے آنسو بہانے لگی۔ روفی صاحب آگے بڑھے اور اپنی تسبیح انابیہ کے چہرے کے سامنے کر دی، جس سے اس کی چیخوں میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ ہوا میں ہاتھ پیر چلانے لگی۔ روفی صاحب نے لرز کر اس سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ انابیہ نے بہت غصے سے بھاری بھرکم بدلی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ اس لڑکے نے ہمارے بیٹے کو زخمی کیا ہے، اب ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ روفی صاحب نے جواب دیا کہ اس لڑکے کو معاف کر دو، یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے، وہ اس کو ہرگز نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، یہ تو بس خود کو اور اپنی بہن بھانجی کو محفوظ کر رہا تھا۔ یہ لڑکا آئندہ سے ایسی کوئی نادانی یا غلطی نہیں کرے گا، اور ویسے بھی آپ کا بیٹا تو زندہ صحیح سلامت ہے نا، اور آپ کو اور کیا چاہیے؟ اگر آپ نے میری بات نہ سنی تو مجبوراً مجھے زبردستی کرنی پڑے گی۔ روفی صاحب کی اس بات کے بعد کچھ لمحے تو خاموشی چھائی رہی، پھر اچانک انابیہ بے دم ہو کر گر پڑی۔
نازیہ اس کی طرف بھاگتی ہوئی گئی اور اپنی لاڈلی کو باہوں میں اٹھا لیا۔ روفی صاحب نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب سب کچھ ٹھیک ہے، بس آپ لوگ آئندہ سے بہت احتیاط کیجیے گا۔ یہ کوئی آسیب نہیں تھے، بلکہ یہ قوم جنات سے تعلق رکھنے والے جنات تھے، اور آپ نے جسے کتا سمجھ کر پتھر مارا وہ ان جنات کا اکلوتا چہیتا بیٹا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل علی حیدر وائس کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تب تک اللہ حافظ۔